वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। 4 अगस्त को मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो क्वेश्चन पेपर है इकोनॉमिक्स का, हम उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे क्योंकि हरियाणा के अंदर भी अब HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होगा। HPSC PGT में या नया पैटर्न क्वेश्चंस का किस तरह से आ रहा है हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती है, तो आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस हैं जिसको हम 3 से 4 वीडियोस के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ सोल्व कर लेंगे। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए। द मंडल फ्लेमिंग मॉडल शो डेट अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट एग्रीगेट इनकम इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब यहाँ क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि मंडल फ्लेमिंग का जो मॉडल है फिक्स एक्सचेंज रेट का, उसके हिसाब से एग्रीगेट की जो इनकम होती है वो किससे प्रभावित नहीं होती, मॉनेटरी पॉलिसी से, फिजिकल पॉलिसी से, या दोनों से, या फिर ट्रेड पॉलिसी से। जो आपका फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ना, वो एग्रीगेट इनकम को बढ़ा नहीं पाती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम से भी समझा देती हूँ। इन्होंने क्या बोला है, फिक्स एक्सचेंज रेट है, तो आपको पता है फिक्स एक्सचेंज रेट एक ऐसी एक्सचेंज रेट जिसमें एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी करती है। अब आप देखिए यहाँ पर ये हो गया BP कर्व आपका, ठीक है, ये आपका IAS कर्व हो गया, ये आपका LM कर्व हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में एग्रीगेट इनकम को बढ़ाने में कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं है। अब हम ये मान लेते हैं कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ किया है और इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज़ की है। जैसे ही हम अपनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा LM कर्व जो है शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, LM1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाती है, गिर जाती है। जब हमारा डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता है, ऐसे में देश से कैपिटल निकलना शुरू हो जाता है और हम बाहरी देश में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने से हमें जो रिटर्न मिल रहे हैं वो कम होते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब हमने एक्सप्लानेटरी मॉनेटरी पॉलिसी को लगाया तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने पर हमने अब पैसे को क्या कर दिया, बाहर शिफ्ट कर दिया है। बाहरी देशों में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारे देश से क्या हो गया, कैपिटल का आउटफ्लो हो गया। ठीक है, एक तरफ हो गया कैपिटल का आउटफ्लो, दूसरी तरफ क्या हुआ, जब मैंने आपका LM कर्व में शिफ्ट किया था, LM कर्व में शिफ्ट करने का मतलब है हमने इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया है। मनी सप्लाई इंक्रीज़ हुई है तो लोगों की क्या हुई होगी, इनकम इंक्रीज़ हुई है। जब लोगों की इनकम इंक्रीज़ होती है तो वो इम्पोर्टेड गुड्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो उनके इंपोर्ट जो है वो बढ़ गए और एक्सपोर्ट जो है हमारे क्या हो गए, कम हो गए। जब इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं और एक्सपोर्ट कम होते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेफिशिएट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने मनी सप्लाई को बढ़ाकर इनकम को बढ़ा दिया और इनकम के बढ़ते ही लोगों ने इंपोर्ट करना ज़्यादा शुरू कर दिया। एक तरफ क्या हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम एक्सपेंशनरी अपनाते हैं, करंट अकाउंट डेफिशिएट हो गया, और दूसरी तरफ क्या हुआ था, कैपिटल हमारे देश से बाहर जा रहा है। तो यहाँ मैं ये कहूँ करंट अकाउंट भी डेफिशिएट में चला गया और कैपिटल भी बाहर चला गया, तो कैपिटल अकाउंट भी क्या जा रहा है, डेफिशिएट में जा रहा है। जब करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ही आपके डेफिशिएट में चले जाएंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा,
हमारा बीओपी क्या हो जाता है, डेफिशिएट में हो जाता है। और जब हमारा बीओपी डेफिशिएट में हो जाएगा तो गवर्नमेंट को आना पड़ेगा, क्योंकि कौन सी एक्सचेंज रेट है, फिक्स एक्सचेंज रेट है, तो गवर्नमेंट की एजेंसी आएगी। और अब किसकी वैल्यू ज़्यादा है, अब देखो हमारा जो रुपीज़ है, जब बीओपी डेफिशिएट में है तो रुपीज़ की जो वैल्यू है वो गिर चुकी है, और जो डॉलर है या जिस भी दूसरी कंट्री की करेंसी की हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में एक सिचुएशन बन रही है कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपीज़ की डिमांड कम हो जाती है। तो ऐसे में जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसी आएगी इंटरनेशनल मार्केट में, जो फिक्स एक्सचेंज रेट को डिसाइड करती है, तो वो क्या करती है, वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक क्या करती है, डॉलर को सेल करती है। जैसे मान लो आरबीआई क्या करती है, डॉलर को तो कर देगी सेल कर देती है डॉलर को, क्योंकि जिसकी डिमांड ज़्यादा है उसको सेल किया जाता है, और जिसकी डिमांड और बाय क्या करती है, रुपीज़ करती है। ठीक है, रुपीज़ को बाय कर दे है और डॉलर को क्या कर देती है, सेल कर देती है, और जिसकी वजह से दोबारा एलएम कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और इससे क्या समझ आया आपको, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है वो एग्रीगेट इनकम को बढ़ाने में कोई भी रोल जो है वो प्ले नहीं कर रही। यहाँ पर क्या है, डॉलर के सेल हो जाने से और किसको परचेज किया जा रहा है, रुपीज़ को परचेज किया जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ फिक्स एक्सचेंज रेट डिटरमाइन की जा रही है, जब आपका करंट अकाउंट डेफिशिएट में हो गया, कैपिटल अकाउंट डेफिशिएट में हो गया, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट की एजेंसी आती है। गवर्नमेंट की एजेंसी मान लो आरबीआई है और यहाँ लोग हैं, तो क्या हो, आरबीआई डॉलर को करता है सेल क्योंकि उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और रुपीज़ को करता है वो बाय, रुपीज़ बाय करता है। तो ऐसे में जो ISLM में जो शिफ्ट आया था ना पहले, वो वापस क्या हो जाता है, जो शिफ्ट आया था वापस उतनी मनी जो है इकोनॉमी से ले ली जाती है। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी मंडल फ्लेमिंग के मॉडल में बिल्कुल क्या होती है, इनइफेक्टिव होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु परफॉर्मेड द कोऑर्डिनेशन ऑफ ISLM मॉडल। IS और LM मॉडल को जोड़कर किसने एक थ्योरी जो है वो परफॉर्म की थी, तो हिग्स और हैंसन ने। जो आप मंडल फ्लेमिंग मॉडल पढ़ते हो तो ये किसने दिया था, हिग्स और हैंसन ने ही था जिसने ISLM मॉडल को कंबाइन करके जो है थ्योरी दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा किसके ऊपर बेस है, हैरी डोमर का जो आपका मॉडल है उसके ऊपर हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच 4 सेक्टर्स वर इंक्लूडेड बाय महानोबिस इन हिज 4 सेक्टर मॉडल। अब आपको पता है PC महानोबिस ने 4 सेक्टर मॉडल दिया था, तो उस 4 सेक्टर मॉडल में क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कौन कौन से 4 सेक्टर को जो है हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो मैं आपको सीधा वो 4 सेक्टर्स के नेम बता देती हूँ। पहला जो सेक्टर था वो कैपिटल गुड्स सेक्टर था, जो कि क्या बनाएगा, जो कि प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले सारे इक्विपमेंट्स बनाएगा। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ करते हैं उनको बनाएगा। तीसरा सेक्टर होगा जिसको हम बोलेंगे स्मॉल या हाउस होल्ड कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूसिंग सेक्टर, मतलब जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं उनके लिए जो प्रोडक्शन की जो गुड्स बनाई जाएंगी वो आपका तीसरा सेक्टर बनाएगा। चौथा सेक्टर यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड सर्विस प्रोड्यूसिंग सेक्टर को बोला गया, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं जो यूज़ की जाती है उनको बनाने का काम करेगा। तो PC महानोबिस का जो 4 सेक्टर मॉडल है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है द डिटर्मिनेंट ऑफ
सप्लाई ऑफ मनी, मनी की सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर जो है डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहली बात, आपकी इकोनॉमी में जो मनी है वो कितनी सप्लाई की जाएगी, इस पर इस बात का तो प्रभाव पड़ेगा कि हमारे देश में क्रेडिट कितना दिया जा रहा है और उस क्रेडिट का क्या इम्पैक्ट है। अगर क्रेडिट ज़्यादा अवेलेबल है तो मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, क्रेडिट नहीं अवेलेबल है तो मनी सप्लाई क्या है, कम होगी। वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब होता है कि एक करेंसी की यूनिट को कितनी बार वो चलन में आई है, मतलब एक 10 रुपये का नोट किस किसने कितनी बार वो एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास गया है और हमने उसको यूज़ किया है। तो वेलोसिटी ऑफ मनी भी डिसाइड करती है कि मनी सप्लाई कितनी होगी। अगर किसी मनी की वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा है तो इसका मतलब कि वो करेंसी जो है कम ज़रूरत पड़ेगी इकोनॉमी के अंदर। हम देश में कितने कैश रिजर्व्स हैं, कैश रिजर्व रेशो आपका ये बताता है कि जो कमर्शियल बैंक वगैरह है वो कितनी मनी सप्लाई कर सकते हैं, कितना क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर ही आपकी मनी की सप्लाई को डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच वन इज नोन एज एग्रीगेट मनी या मॉनेटरी रिसोर्स। एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स यहाँ पर किसको बोला जाता है, M3 को, क्योंकि M3 जो आपकी होती है वो ब्रॉड मनी होती है और ब्रॉड मनी में क्या होता है, M1 के सारे कंपोनेंट और प्लस टाइम डिपॉजिट्स बैंक्स के वो इसके अंदर आएंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉनेटरी रिसोर्स बोलते हैं, एग्रीगेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को कौन सी चीज़ जो है डिफाइन करती है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन डिफ्लेशन को सही तरह से क्या करता है, डिफाइन करता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है। डिफ्लेशन जो होता है, जैसे इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसी तरह से डिफ्लेशन का मतलब होता है कि इकोनॉमी में जो ओवरऑल प्राइसेस होते हैं वो क्या कर रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज के घट रहे हैं और इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है वो भी घट रही है। समझ आया। डिफ्लेशन मीन्स व्हेन द ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिक्लाइन एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कौन सी ऑप्शन इस बात को जो है शो करता है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है व्हेन प्रोडक्शन इज डिक्रीजिंग एंड मॉनेटरी इनकम इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर मॉनेटरी इनकम का मतलब कुछ और है। मॉनेटरी इनकम का मतलब है कि आपके पास जो टोटल मनी अमाउंट है ना किसी चीज़ पर खर्च करने वाला, वो क्या है, इंक्रीज कर रहे हो आप। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल दिया इन्होंने कि डिफ्लेशन के टाइम पर प्रोडक्शन तो घट रहा है लेकिन आप इन कमोडिटी पर जो खर्च करते हो वो बढ़ रहा है। यहाँ पर मॉनेटरी इनकम का मतलब क्या है, जी जो कमोडिटीज़ हैं, ये जो प्रोडक्शन है इस पर किया जाने वाला खर्च। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन तो आपका घट रहा है लेकिन इस प्रोडक्शन पर जो आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, वो बढ़ रहा है। मान लो मैंने 50 कमोडिटी बनाई, हम क्या बोल रहे हैं ये कमोडिटीज़ तो घट रही है, 50 से मैंने क्या कर दिया 40 बनाई अब, क्योंकि डिफ्लेशन है, मंदी है। लेकिन इन पर किया जाने वाला खर्च, पहले मान लो इन पर मैं 100 रुपये खर्च करती थी लेकिन अब जो मुझे खर्च करना पड़ रहा है वो 200 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन डिफ्लेशन को दिखाएगी। अब आप बताओ, आपका प्रोडक्शन तो हो गया कम लेकिन आपका जब अगर खर्च बढ़ गया तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इकोनॉमी के अंदर क्या हो गया होगा, प्राइसेस इंक्रीज हो गए होंगे, तभी तो ऐसा हुआ कि आपने ज़्यादा पैसा वहाँ पर खर्च करना पड़ा। तो ये तो इन्फ्लेशन को दिखाता है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन को देखिए, प्रोडक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है, मॉनेटरी इनकम क्या है, सेम है। प्रोडक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है, प्रोडक्शन आपका मान लो 50 से घटकर 40 हो गया और आप पहले भी इन कमोडिटी को परचेज करने में 100 रुपये लगा रहे थे, अब भी 100 रुपये ही लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है,
यहाँ पर भी इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन ही तो है। पहले 50 कमोडिटी 100 की आती थी, अब 40 कमोडिटी किसकी क्या आ रही है, 100 रुपये की आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इकोनॉमी में प्रोडक्ट की सप्लाई कम होने की वजह से कहीं ना कहीं प्राइजेस बढ़े हैं, ये बात इसको दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज इन्फ्लेशन को शो कर रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब आप पढ़िए ऑप्शन नंबर थर्ड को, व्हेन प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट। प्रोडक्शन क्या है, पहले 50 था अब भी 50 है, प्रोडक्शन तो कांस्टेंट रहता है, मॉनेटरी इनकम डिक्रीज हो जाती है। मतलब पहले 50 रुपये 50 कमोडिटी को खरीदने के लिए अगर आपके 100 रुपये लगते थे, अब 50 कमोडिटी को खरीदने के लिए अब आपके 80 रुपये लगते हैं। तो यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, कहीं ना कहीं प्राइजेस क्या है, घट रहे होंगे। तो इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट है और उस पर किया जाने वाला खर्च अगर घट रहा है तो इसका मतलब प्राइजेस घट रहे हैं, और यही डिफ्लेशन में बताया जाता है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच सेक्टर contributed highest in nominal gross value addition in India 2021-22 इंडस्ट्री कंपोनेंट। इंडिया का जो हमारा इंडस्ट्री का जो कंपोनेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है 2021-22 के हिसाब से नॉमिनल टर्म में। तो अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारे इंडस्ट्री सेक्टर के ही कंपोनेंट है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था 2021-22 में ग्रोस वैल्यू एडिशन के अंदर वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन इज द मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है उसका कौन सा मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है। मीडियम टर्म मतलब मध्यम स्तरीय उद्देश्य। तो जो हमारी पॉपुलेशन जो पॉलिसी आई थी नेशनल 2000, उसमें हमारा जो मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हमें अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट लेवल तक लेके आना है 2010 तक। अब यहाँ दो चीज़ समझनी होगी। टोटल फर्टिलिटी रेट ये होती है कि एक वूमेन अपने लाइफ टाइम में जो है कितने बच्चों को जन्म देती है, और रिप्लेसमेंट लेवल होता है कि अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए इतनी बर्थ रेट तो होनी चाहिए। तो हमारा 2000 की जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी उसमें हमारा मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव यही था कि 2000 से लेकर 2010 तक हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा होती थी, एक वुमेन बहुत ज़्यादा बच्चे जो है वो पैदा करती थी, तो उस रेट को रिप्लेसमेंट लेवल रेट तक लेके आना। तो ये हमारा मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव था उस टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको टोटल यूटिलिटी दिया गया है, मार्जिनल यूटिलिटी आपको निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया। जब आप 5x² का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा, और जब 10x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 10x + 10 ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एट प्रेजेंट इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ बीन आधार अनुदान योजना इम्प्लीमेंट फॉर द बैकवर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी। अब यहाँ पर ही बोला गया क्योंकि मध्य प्रदेश में एग्जाम हुआ है तो कुछ क्वेश्चन तो मध्य प्रदेश के पूछेंगे। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर जो आधार अनुदान योजना है वो इम्प्लीमेंट की गई है। बेसिकली जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी होती है उनकी बैकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए कितने डिस्ट्रिक्ट में आधार अनुदान योजना जो है वो शुरू की गई है।
अगर हम बात करें तो ये जो है ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्पेशली उन्होंने जो पुअर पर्सन में से 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के हैं वहाँ पर आहार अनुदान योजना को इम्प्लीमेंट कर वहाँ पर लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पर उनको फूड प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन भी इन्होंने इसी तरह से पूछा है। अब आपसे अगली क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सी स्कीम है द स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश जिसका एम है कि प्रोवाइड किया जाए लो कॉस्ट इक्विपमेंट जो बीपीएल कैटेगरी के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो लोग रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी के, और जो साथ साथ बीपीएल में भी आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, तो उन लोगों को बहुत लो कॉस्ट पर वर्किंग कैपिटल के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जाए ताकि कुछ ना कुछ वो अपने हाथ से बनाने वाली चीज़ों से अपना सेल्फ रोजगार जो है वो शुरू कर दे। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये स्कीम किस कैटेगरी के अंदर आती है। अगर हम बात करें तो ये जो स्कीम आती है तन्या मम इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम के तहत मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया है, जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं शेड्यूल्ड ट्राइब में, उनको बहुत लो कॉस्ट के ऊपर क्या प्रोवाइड किया है, उनको बहुत लो कॉस्ट के ऊपर ये कहो लोन दे दिए ताकि वो अपना कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर ले। तो तन्या मम्या इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें गवर्नमेंट ने ये जो एज ग्रुप इसके लिए रखा है जिसको ये फ़ायदा दिया जाएगा, 18 से 55 साल के लोगों को गवर्नमेंट ये जो इक्विपमेंट हैं 10,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन गवर्नमेंट इसमें देती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 व्हाट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन वाज रिकॉर्डेड अनएम्प्लॉयमेंट 2018-19 टू 2020-21। क्वेश्चन ही में बोल रहा है कि 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अंदर कितना परसेंट ये बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट 2018-19 से 2020-21 में कितनी कम हुई है। पूछी किसकी गई है, 2018-19 से 2020-21 में अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी है उसमें कितनी कमी आई है, लेकिन ये बात किस इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, 2022-23 के में। तो बोला गया है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि जो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जो कि 2018-19 में कितनी थी, 5.8% थी, जो कि 20-21 में कितनी हो गई है, 4.2% हो गई है। ये इकोनॉमिक सर्वे 22-23 में बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट मतलब गांव का विकास करने के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स हैं, कौन सी एक ऐसी स्कीम है जिसका संबंध ग्रामीण विकास से नहीं है। मनरेगा स्कीम, तो ये तो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी नियम वाली थी, इससे तो इसका संबंध ग्रामीण विकास से है। प्रधानमंत्री, अगर हम बात करें ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, तो ये गांव के विकास से है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका संबंध भी ग्रामीण विकास से है। लेकिन आयुष्मान भारत योजना ये हेल्थ स्कीम है, इसका रूरल डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ की स्कीम है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 इंडिया हैज़ बिकम द वर्ल्ड। 22-23 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड की कौन सी लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये वाला काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिग्री ऑफ सक्सेस ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है कि मान लो आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पर क्रेडिट को कंट्रोल करना चाहते हो। सपोज करो कि उनको आप
कम क्रेडिट देना चाहते हो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आपने सिलेक्टिव कंट्रोल लगा दिया कि जैसे मान लो मैंने कहा कि इस सेक्टर में मैं कम से कम पैसा देना चाहती हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो सक्सेस है, अब इसकी कुछ ना कुछ सक्सेस निकल के आनी चाहिए। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? सबसे पहली बात, क्रेडिट जो कंट्रोल है, आपने सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल लगाया है, कुछ ही चीज़ों पे लगाया है, तो वो तभी सक्सेस होगा जब आपका क्या होगा, क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिन चीज़ों पर आपने क्रेडिट को कंट्रोल किया है वहाँ पर क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन भी हो। साथ में आपके क्रेडिट कंट्रोल कितना फ़ायदेमंद रहा, ये इस बात पे डिपेंड भी करेगा कि आपके देश में नॉन बैंकिंग क्रेडिट कितनी मिल जाती है। ये तो बैंकों ने क्रेडिट लगाई है ना। मान लो बैंक क्या कहे, बैंक किसी कंपनी को बोलते हैं कि इस कंपनी को हम क्रेडिट नहीं देंगे क्योंकि ये कंपनी लोगों के साथ फ्रॉड करती है समथिंग, लेकिन अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल क्रेडिट किसी भी रीज़न से उनको मिल जाती है तो गवर्नमेंट का जो मोटिव है वो क्या हो जाएगा, फेल नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बात से भी हमारा प्रभाव पड़ेगा कि उनको नॉन बैंकिंग क्रेडिट कितनी मिलती है। दूसरी बात, इस चीज़ का भी प्रभाव पड़ेगा कि जो सप्लाई और डिमांड है, किसकी, डिग्री ऑफ शॉर्टफॉल इन सप्लाई और नॉमिनल डिमांड, जो क्रेडिट है उसकी डिमांड कितनी हो रही है, उसकी सप्लाई में कितना डिफरेंस है, इस चीज़ से भी आपकी सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की सक्सेस डिपेंड करेगी। तो यहाँ दिए गए सभी ऑप्शंस आपके राइट हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, इमिटेशन गैप थ्योरी किसने दी थी? इमिटेशन गैप थ्योरी, जिसे हम टेक्नोलॉजी गैप थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में न्यू थ्योरीज के अंदर आती है, और जिसके अंदर ये बात की गई थी कि जब तक टेक्नोलॉजी होगी, इनोवेशन होगा, जब तक जो दूसरी कंट्रीज़ हैं अगर इनोवेशन को जब तक वो कॉपी नहीं करती, तब तक इनोवेटेड प्रोडक्ट बेचने वाला देश काफ़ी ज़्यादा लाभ कमा रहा होता है। तो ये जो थ्योरी है, इमिटेशन मतलब नकल करने की, ये जो थ्योरी है ये किसने आपको प्रपोज की थी तो इसको हम जो है, ये जो है आपकी पोजनर ने दी थी। MV पोजनर ने 1961 में इस थ्योरी को दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू होम, इक्वालिटी मीन्स प्रोपोर्शनल टैक्स, ये किसने कहा था कि अगर हमें इक्वालिटी लानी है तो प्रोपोर्शनल टैक्स लगा दो। प्रोपोर्शनल टैक्स जो है एक क्या होता है कि एक ऐसा टैक्स जो एक फिक्स अमाउंट में लग गया, मतलब ये मान लो 500 रुपये टैक्स लग गया, ये सब पे लगेगा, ठीक है, चाहे कोई गरीब है या अमीर है, तो ये इक्वालिटी को शो करेगा। तो ये बात किसने बोली थी? आपको ऑप्शन में सेलिगमन जो है उन्होंने कहा था इक्वालिटी का मतलब है सीधा प्रोपोर्शनल टैक्स लगा दो और यही जो है फेयर रहेगा। इसे जो है किसी भी तरह की इनकम इनइक्वालिटी की बात उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने किस टैक्स को फेयर टैक्स माना था? प्रोपोर्शनल टैक्स को। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाइडिंग जो प्रिंसिपल है जीएसटी जिस पर बेस है और जिसके हिसाब से वो एक्ट करता है वो कौन सा है? तो जो जीएसटी है हमारा, जीएसटी हमारा 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है या 1022 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो जीएसटी जो हमारा है वो आपका 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी अजम्पशन अबाउट द नॉलेज इन रोमर एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल? अब जो रोमर का जो एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है जिसमें उसने ह्यूमन कैपिटल के लिए नॉलेज को एक बहुत इंपॉर्टेंट माना था। उसका मानना था कि अगर हम लोगों को स्किल देते हैं तो हमारा ह्यूमन कैपिटल काफ़ी अच्छा वर्क करेगा और वही है जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट से इनकम को कई गुना कर सकता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसने ये प्राइमरी अजम्पशन मानी थी कि नॉलेज इन रोमर एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल? तो प्राइमरी अजम्पशन नॉलेज के बारे में रोमर के मॉडल में क्या बोला गया था? नॉलेज को कहा गया था ये एक साइड प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट का, मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज से
इन्वेस्टमेंट रिलेट करती है और ये इसका साइड प्रोडक्ट है। और उन्होंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नॉलेज को, इन्वेस्टमेंट से इनकम को कई गुना करने में रोल को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी थी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर आएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट दिया था कि लोग जो है करके ही सीखेंगे, तो नॉलेज होगी, देखेंगे, करेंगे और इन्वेस्टमेंट से जो रिजल्ट है वो भी अच्छे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ वांटलेसनेस इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय। वांटलेसनेस की जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स में किसने दी थी? जे.के. मेहता ने दी थी। जे.के. मेहता का मानना था कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती है, एक वांट खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अगर हमें किसी भी चीज़ में पेन नहीं होता, तो अगर जब तक हमें किसी चीज़ को लेकर, एफर्ट्स को लेकर अगर पेन नहीं होगा तो हमें प्लेजर भी नहीं मिलेगा। तो ये डेफिनेशन जे.के. मेहता ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि लार्ज अमाउंट में हम क्या करेंगे, लेबर का यूज़ करेंगे और हमारे पास एक गिवन लेवल ऑफ क्या होगा, कैपिटल होगा किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर मैं बनाऊं, मान लो एक चाऊ मुझे आउटपुट बनाना है, तो क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक चाऊ आउटपुट बनाना है तो उस चाऊ आउटपुट के लिए आपको लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? लेबर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए और कैपिटल आपके पास एक लिमिटेड क्वांटिटी की है। कैपिटल आपके पास गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल थोड़ा बहुत अवेलेबल है। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी? तो ये डेफिनेशन जो है ये प्रोफेसर मिंट द्वारा दी गई थी कि अगर हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक है तो उसमें हम लेबर बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, हमारे पास कैपिटल होगा लेकिन गिवन अमाउंट का होगा और उससे हम एक आउटपुट बनाएंगे। तो ये स्टेटमेंट प्रोफेसर मिंट ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इन विच कंडीशन इज बेनिफिशियल टू कंटिन्यू प्रोजेक्ट इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप पढ़ते हैं कि कॉस्ट और बेनिफिट का एनालाइज करके हमें डिसीजन लेते हैं कि पब्लिक इकोनॉमिक्स में कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को करना चाहिए या नहीं। तो जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, जब आपका बेनिफिट अपॉन कॉस्ट ग्रेटर देन होता है 1 से, इसका मतलब आपके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, कॉस्ट आपकी कम है, तो उस टाइम पर इस वाले ऑप्शन के साथ जाना सही है। अगर आपके बेनिफिट अपॉन कॉस्ट ग्रेटर देन 1 है तो आपके लिए जो वो प्रोजेक्ट है उसको एक्सेप्ट करना काफ़ी हेल्पफुल रहता है, बेनिफिशियल रहता है उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, बताओ कौन सा प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए कौन सी जो कंडीशन है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए और आपको फ़ायदा भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हु सेड दैट इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमिना। ये बात किसने कही थी कि इन्फ्लेशन हर जगह होता है, हमेशा रहता है और ये कि मॉनेटरी फिनोमिना है, पैसों से संबंधित इसका एक फिनोमिना है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मिल्टन फ्रीडमैन ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एज पर द 2022 रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है, तो उसने कहा था 2022 की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के हिसाब से आपको ये बताना है कि कितने लोग आज भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंदर आते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी रिपोर्ट है वो बेसिकली उसमें 3 आपके मेन कंपोनेंट हैं, उनके जो सब पार्ट्स मिलाकर 10 होते हैं। तो उनके हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 16.4% लोग आज भी पॉवर्टी के अंदर क्या है, आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में है बेस ऑन कांस्टेंट प्राइस 2011-12 का जो कांस्टेंट प्राइस है, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ। मध्य प्रदेश की प्राइमरी सेक्टर ग्रोथ बताओ जब हमने 2011-12 को एक बेस ईयर लिया है और कब की आपको ग्रोथ बतानी है, 2022-23 के कंपैरिजन में प्रीवियस ईयर की। क्वेश्चन आपको समझ आया?
हमें बेस ईयर किसको लेना है 2011-12, और इन्होंने क्या बोला है कि प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट बतानी है मध्य प्रदेश की, और कब की बतानी है 2022-23 की एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मतलब आपको 2021-22 की प्राइमरी सेक्टर की मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट को 22-23 की ग्रोथ रेट से कंपेयर करके ये बताना है कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसने कितनी ग्रोथ की है, और बेस ईयर किसको लेना है 2011-12 को। तो यहाँ पर जो ग्रोथ रेट हुई है वो है 5.78%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू द एस्टीमेट फॉर 2021-22 कंट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग क्वायरिंग सेक्टर, जो माइनिंग सेक्टर है, क्वायरिंग सेक्टर है, उसका मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में कितना जो है कंट्रीब्यूशन है। तो अगर हम उसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो है 5.18%। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोनेंटेड द परचेसिंग पैरिटी थ्योरी, जो एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल ट्रेड में हम डिटरमाइन करते हैं, उसमें एक्सचेंज रेट की जो थ्योरी है जिसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के नाम से जानते हैं, तो ये थ्योरी किसने दी थी, ये गुस्ताव केजल ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वेज गुड स्ट्रेटेजी, जो कि CN ब्रह्मानंद और वकील ने दिया था। वेज गुड का जो मॉडल है वो क्या था, वकील एंड ब्रह्मानंद ने दिया था। तो इसको किसका एक्सटेंशन मानते हैं, ये जो है नरगसे जो था, नरगसे की थीसिस का एक्सटेंशन था। जो वेज गुड मॉडल हम पढ़ते हैं ब्रह्मानंद एंड वकील का, वो किसका एक्सटेंशन है, नरगसे की जो थीसिस थी जिसमें उसने एग्रीकल्चर में लेबर की इम्पोर्टेंस और एग्रीकल्चर में लेबर की प्रोडक्टिविटी की अपनी थ्योरी में बात की है, तो उसका एक्सटेंशन ही है आपका वेज गुड मॉडल ब्रह्मानंद एंड वकील। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ गिव द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, ये थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप क्या होती है, ये महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी की फिलॉसफी थी कि जो वेल्थ, एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें वेल्थी पीपल को हम इंक्लूड करेंगे। वेल्थी पीपल क्या होंगे, जैसे ट्रस्ट बना लेते हैं ना, तो ट्रस्ट के जो ओनर है या उसके मेंबर कौन होंगे, वेल्थी पीपल होंगे, और वहाँ हम पैसे को कलेक्ट करेंगे और उस पैसे से जो पुअर पर्सन है उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। ये थ्योरी इसी फिलॉसफी पर आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन, तो अरविंद पनगेरिया ये हमारे 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन हैं। ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाइस चेयरपर्सन थे किसके, नीति आयोग के। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2018-19 से 2022-23 विच टैक्स जनरेटेड द हाईएस्ट रिवेन्यू इन मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा रिवेन्यू किस टैक्स से हुई है। सबसे ज़्यादा उनको जो रिवेन्यू हुई है स्टेट में, जो GST लगता है ना, स्टेट GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टेट लेवल पर, उससे मध्य प्रदेश की सरकार को 2018-19 से लेकर 22-23 में सबसे ज़्यादा टैक्स रिवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकारें होती हैं उसको सबसे ज़्यादा इनकम किससे होती है, प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड रिवेन्यू, प्रोफेशनल टैक्स, ये तीनों के तीनों टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो स्टॉक मार्केट जो होता है वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है, जिसके अंदर हम प्राइमरी सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी में डील करते हैं। सेबी जो होता है इसका
इसको मैनेज करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द बेस ईयर इंडेक्स ऑफ नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया रिसेंटली। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन इंडेक्स है उसके लिए बेस ईयर आपसे पूछा गया है, तो उसका बेस ईयर है वो है एंडिंग 2011-12। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच आर द वेरिएबल इन व्हाट आर द वेरिएबल इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर नाम से क्या समझ आ रहा है आपको कि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इसके अंदर एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल होता है ना वो होता है डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे मैं कह दूं डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, अगर ये सब चीज़ें हैं तो यहाँ पर डिमांड हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, बाकी सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या एक्सप्लानेटरी वेरिएबल है। इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की हेल्प से हम इस डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करते हैं। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, बाकी क्या होते हैं, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर क्लासिकल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मैट्रिक्स नोटेशन आपसे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर का फॉर्मूला पूछा गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ सीधा फॉर्मूला पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दो लिस्ट गिवन है, डिस्ट्रिक्ट गिवन है और उनके प्रोडक्ट गिवन है। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट आएगा, तो वहाँ पर प्रोडक्शन में लोगों का मतलब हर एक प्रोडक्ट को एक नई पहचान मिलेगी, तो उस डिस्ट्रिक्ट की भी वो प्रोडक्ट पहचान बन जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ दो लिस्ट आपके पास गिवन है, तो आपसे ये पूछ रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन सा मैच बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें, दोहंबा जो है मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और जिसका जो प्रोडक्ट है वहाँ से जो प्रोडक्ट आता है वह अनियन, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद मोरिना जो है वहाँ गवावा, तो यहाँ पर आप 1 और 4 और 3 और 6, 1 और 4 और 3 और 6, ये जो मैच टेबल है ये बिल्कुल सही गिवन है, ये वाला जो है गलत है, ये जो है आपका रोंग है, ये दोनों आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच सेक्टर डज द प्राइमरी लिंक विद द लाइवलीहुड ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब फार्मर इन मध्य प्रदेश। देवनारायण स्कीम। अब आपसे ये पूछा गया है कि कौन से सेक्टर ने क्या किया है, प्राइमरी लिंक किया है, लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन को बढ़ाने के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के फार्मर के साथ। देवनारायण स्कीम जो होती है, ये जो स्कीम है इसका संबंध एग्रीकल्चर से लिंक की गई है, मतलब ये जो स्कीम है इसका जो संबंध है वो है एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे काफ़ी फोकस करें, ताकि उनकी जो लाइवलीहुड है शेड्यूल्ड ट्राइब फार्मर्स की मध्य प्रदेश के अंदर वो काफ़ी इम्प्रूव होए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गेम थ्योरी इज यूज्ड टू सॉल्व द विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट प्रॉब्लम। गेम थ्योरी जो हम पढ़ते हैं उससे हम कौन सी मार्केट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो ओलिगोपोली मार्केट के अंदर ही हम गेम थ्योरी को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने 40 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, बाकी बचे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।